हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शाओ के साथ होती है। वो एक फूड डिलीवरी गर्ल है। अभी वो अपना काम करने के लिए गई होती है और अपनी मोम की बातें याद कर रही होती है। शाओ की मोम उसे कॉलेज पढ़ने से मना कर रही होती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और उल्टा वो उसे शादी करने के लिए बोलती है ताकि उन्हें ब्राइड प्राइज मिल सके। लेकिन अभी शाओ सोच रही होती है, मैंने काम ढूंढ लिया है, इन पैसों से मैं अपनी कॉलेज फीस भी भर पाऊंगी, यानी कि मॉम मुझे अब कॉलेज पढ़ने देगी। तभी शाओ की नजर एक ग्रैंडमा पर जाती है जो रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी सामने से कार उन्हें हिट करने वाली होती है। ये देखकर शाओ जल्दी से उस ग्रैंडमा को बचाने के लिए जाती है, लेकिन इस चक्कर में उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। ग्रैंडमा उसे देखकर काफी ज्यादा फिक्र करने लग जाती है। तभी यहाँ पर उनके गार्ड्स आ जाते हैं और जल्दी से उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। इधर हमें हान को दिखाया जाता है जो फू ग्रुप कंपनी का सीईओ होता है। हान का असिस्टेंट उसे उसकी ग्रैंडमा के बारे में बताने के लिए आता है। हान पूछता है, कहीं फिर से मेरी ग्रैंडमा ने मेरे लिए कोई ब्लाइंड डेट तो अरेंज नहीं कर दी है ना? असिस्टेंट बताता है, नहीं, उनसे बोल दो कि मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। असिस्टेंट बताता है, नहीं बॉस, आपकी ग्रैंडमा का ना कार एक्सीडेंट हो गया है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर ग्रैंडमा को बताता है शाओ के ना सर पर चोट लग गई है जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो चुकी है। ये सुनकर ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और सोचती है, इस लड़की ने मेरी जान बचाई है तो मैं इसे ठीक करूंगी। फिर वो गुस्सा होने लग जाती है, आखिर अभी तक उनका ग्रैंडसन यहाँ पर क्यों नहीं आया। वो वहाँ से चली जाती है और शाओ को होश आ जाता है। वो डरने लग जाती है, आखिर उसे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तभी नर्स आकर उसे बताती है, ये हॉस्पिटल है और उसकी आंखें सर्जरी करने के बाद ठीक हो जाएंगी। हमने ऑलरेडी आपकी फैमिली को ना कांटेक्ट कर लिया है। तभी इतने में वहाँ पर शाओ की मॉम पहुँच जाती है। शाओ नर्स से पूछती है, क्या सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे? नर्स बताती है, जो बूढ़ी औरत आपको हॉस्पिटल लेकर आई थी ना, उन्होंने ऑलरेडी आपके सर्जरी के लिए 1 मिलियन डिपॉजिट कर दिया है, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में शाओ की मॉम आकर उसे चाटा मार देती है और चिल्लाती है, क्या जरूरत थी किसी की जान बचाने की कोशिश करने की? तुम सच में ब्लाइंड होना डिजर्व करती हो और अब तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी आंखों का ट्रीटमेंट कराऊंगी। नर्स उन्हें बताती है, आपकी बेटी की सर्जरी की फीस ना ऑलरेडी किसी और ने भर दी है। शाओ की मॉम उस पर चिल्लाती है, वो मेरे पैसे हैं, आखिर तुम्हें उससे क्या? देखो मैं तुम्हें बता दो, इस लड़की का कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, तुम वो 1 मिलियन ना मुझे ला कर दे दो। शाओ अपनी मॉम से पूछने लग जाती है, फिर मेरी आंखों का क्या होगा? मॉम बोलती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी आंखों के बदले में हमें 1 मिलियन मिल रहे हैं जिससे तुम्हारे भाई की शादी हो जाएगी। तो अच्छा होगा कि तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। देखो मैंने तुम्हारी एक शादी भी अरेंज कर दी है। वैसे तो वो 40 साल का बुढ़ा है लेकिन बहुत ही रिच है। मैं तुम्हारे बदले में उससे ऑलरेडी ब्राइड प्राइज भी ले चुकी हूँ। बस अब तुम्हें उसके घर जाना है शादी कर कर। यह सुनकर शाओ तो रोने लग जाती है और अपनी मोम को बताती है, प्लीज आप ऐसा मत करना, मैं कैसे भी कर कर पैसे कमा लूंगी। उसकी मोम नहीं सुनती। वो नर्स से बोलती है, मैं यहाँ से 1 मिलियन लेकर ही जाऊंगी। ये देखकर नर्स भी सोचने लग जाती है, आखिर किसी की मोम इतनी ज्यादा बुरी कैसे हो सकती है? सच में ये लड़की कितनी ज्यादा बेचारी है। इसके बाद शाओ की मोम वो फॉर्म फिल कर 1 मिलियन लेकर चली जाती है। फिर शाओ को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है और वो अकेले बाहर जाने लगती है और सोचती है, आखिर मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों था, मैं तो बस कॉलेज जाना चाहती थी ना। तभी हान भी वहाँ पर कार से आया होता है। वो शाओ को देखने लग जाता है। उसका असिस्टेंट बताता है, बॉस यही वो लड़की है जिसने आपकी ग्रैंडमा की जान बचाई थी। हान अपनी ग्रैंडमा की बात याद करने लग जाता है। ग्रैंडमा ने उसे बताया था, मेरी जान बचाते हुए उस लड़की की आंखें चली गई, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना, उसे रीपे करना। शाओ यहाँ जमीन पर गिर जाती है। फिर वो अपने आप को समझाती है कि मैं ब्लाइंड हूँ तो क्या हुआ, अब मैं बड़ी हूँ और मैं अकेले ही जी सकती हूँ। तभी इतने में वहाँ पर हान आ जाता है और वो शाओ को उठाने में हेल्प करता है। डरो मत, तुमने जिस ग्रैंडमा की जान बचाई थी ना, मैं उनका पोता हूँ और मैं यहाँ तुम्हें थैंक यू करने के लिए आया हूँ। शाओ बोलती, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ये सुनकर हान का भी असिस्टेंट सोचने लग जाता है और मैडम ने एकदम सही कह रही थी, ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हान शाओ को बोलता है, किसी की जान बचाना ये किसी का भी फर्ज नहीं होता है, और देखो इतनी रात हो गई है और तुम अकेली लड़की ऐसे बाहर घूमोगी तो सेफ नहीं होगा ना, चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। शाओ मना कर देती है, तुम्हें मेरी आंखों का ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। हान सोचता है, तुम्हें मेरी बातें
सुननी पड़ेगी। तुमने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर का अरेंजमेंट करूंगा तुम्हारी आंखों को ठीक करवाने के लिए। शाओ सोचती है अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो वो वापस से कॉलेज जा सकती है, इसलिए बोल देती है थैंक यू अंकल। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन प्लीज क्या आप इस बारे में मेरी मॉम को नहीं बताएंगे? हान ये सुनकर शौक हो जाता है। अंकल क्या मैं इतना ज्यादा बुरा नजर आता हूँ? फिर वो उसकी आंखें चेक करने लग जाता है, कहीं वो देख तो नहीं पा रही है, और पूछता है तुमने मुझे अंकल क्यों बोला? वो बोलते है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा टॉल हो, आपने मेरे सामने खड़े होकर सारी हवा आने से रोक दी है। ये सुनकर हान सोचता है छोटी सी लड़की तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है ठीक है चलो मैं तुम्हें वापस लेकर चलता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ता है, पर शाओ तो कुछ देख ही नहीं पा रही होती, तो वो उसे अपना हाथ दे देता है और उसे कार में बैठने में हेल्प भी करने लग जाता है। ये देखकर असिस्टेंट सोचने लग जाता है ये पहली बार मैं ये क्या देख रहा हूँ। हान उसे बोलता है तुम ऐसे क्या देख रही हो, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था ताकि वो कहीं गिर ना जाए। इसके बाद डॉक्टर शाओ की आंखों का चेकअप करता है और बताता है उसकी आंखें ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन अब्रोड का कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही ये सर्जरी कर सकता है और सर्जरी की फीस 20 मिलियन होगी। ये सुनकर शाओ तो शौक हो जाती है, इतने सारे पैसे, इतने पैसे तो मैं जिंदगी में कभी नहीं कमा सकती हूँ, तो मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। ये बोलकर वो जा रही होती है। ग्रैंडमा उसे रोकती है और समझाती है तुमने मेरी जान बचाई है, अगर मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े ना तो भी मैं तुम्हारी आंखों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बेच दूंगी। शाओ को बुरा लग रहा होता है कि मेरी वजह से अंकल और ग्रैंडमा को अपने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हान सोचता है ग्रैंडमा इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है, हमारी फैमिली के पास तो बहुत सारा पैसा है और ये 20 मिलियन तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तभी शाओ ग्रैंडमा से बोलने लग जाती है ग्रैंडमा नहीं, मैं आप लोगों के ऊपर ना बर्डन नहीं बन सकती हूँ। समझाती है तुम हमारे लिए बर्डन नहीं बन रही हो, तुम्हारी वजह से तो मेरी जान बची है और ये सारी गलती ना मेरे पोते की है। अगर उसने चुपचाप से मेरी बात सुनकर शादी कर ली होती तो मुझे इतना दूर टेंपल तक जाकर प्रेयर करने की जरूरत ही ना होती। हान बोलता हाँ ग्रैंडमा सही कह रही हैं, सारी गलती ना मेरी है। शाओ बोलती अंकल की शादी होने वाली है तो मैं आपके ऊपर और बर्डन नहीं बन सकती हूँ। तभी इतने में वहाँ पर हान को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। वो उसे बताता है बॉस ग्रैंडमा ने जो 1 मिलियन उस लड़की के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में डिपॉजिट किया था ना, वो ट्रांसफर हो चुके हैं। हाँ सोचता है अच्छा तो ये लड़की को पता लग गया है कि मेरी ग्रैंडमा अमीर है, इसलिए उनके सामने बिचारी बनने की एक्टिंग कर रही है। तभी ग्रैंडमा यहाँ पर शाओ से पूछने लग जाती है अगर तुम्हें मेरे ग्रैंडसन की एज से कोई तकलीफ ना हो तो क्या तुम मेरे पोते से शादी कर लोगी और मेरे घर की बहू बनोगी? उसके बाद तुम बिना फिक्र के सर्जरी भी करा सकती हो, ऐसे एक तीर से 2 काम हो जाएंगे। हान शौक होकर बोलता है ग्रैंडमा आपने मेरी ओपिनियन के बारे में तो पूछा ही नहीं, और वैसे भी ये लड़की तो अभी मुझे छोटी बच्ची लगती है। वो सोचती है ये लोग मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है तो मैं इतनी सेल्फिश नहीं बन सकती हूँ। अंकल के लिए कोई पार्टनर नहीं मिल रही होगी तो मुझे हाँ बोल देनी चाहिए। फिर वो बोल देती है अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी शादी की एज हो चुकी है, इसलिए मैं अंकल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। शाओ सोचती है मुझे तो यहाँ तक ये भी नहीं पता कि अंकल दिखता कैसा है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन ग्रैंडमा इतनी अच्छी है तो जरूर इनका पोता भी अच्छा ही होगा। हान तो सोच रहा होता है ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा चालाक है, 1 मिलियन इसके लिए काफी नहीं थे, इसीलिए इसने शादी तक कर ली ताकि ये हमसे और पैसे लूट सके। वैसे इसने ग्रैंडमा की जान बचाई थी, इसलिए मैं इसकी आंखें ठीक होने तक का इसका इंतजार करूंगा। हान उसे बोलता है अब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुमसे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं तुमसे एज में ना बहुत ही बड़ा हूँ और मेरी इनकम भी बहुत ही कम है और मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ही ज्यादा एवरेज है, इसी वजह से मुझे कोई वाइफ नहीं मिल रही थी। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत सफर करना पड़ेगा। वो बोलती है मुझे कोई डर नहीं है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और पैसे कमाएंगे और फिर देखना हमारे दिन भी ना अच्छे ही हो जाएंगे। वो सोचता है क्या मैंने इस लड़की को गलत समझ लिया है और उसे बोलता है चलो हम घर पर चलते हैं, ग्रैंडमा हमारा वेट कर रही होंगी। उसके बाद वो उसे अपना हाथ पकड़ा देता है आगे बढ़ने के लिए। शाओ हान से उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपने नाम बता देता है। फिर दोनों ही कार में बैठकर जाने लगते हैं। हान अपनी ग्रैंडमा को मैसेज कर बता देता है कि ग्रैंडमा
आपके कहने पर मैंने मैरिज सर्टिफिकेट तो ले लिया है, लेकिन अब आपको आगे मेरी बात सुननी पड़ेगी। तभी शाओ अपने सिख के साथ कार में बैठने में हिचकिचा रही होती है। वो पूछती है, क्या ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कार है? मुझे डर है अगर मैंने इस कार को डैमेज कर दिया तो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। हान बोलते, तुम फिक्र मत करो, ये ना टैक्सी वाली कार है। ये सुनने के बाद शाओ अच्छे से कार में बैठ जाती है और असिस्टेंट सोचता है ये तो लिमिटेड एडिशन वाली बहुत ही ज्यादा महंगी कार है, जिसे खरीदना क्या देखना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हान उसे इशारा करता है वो चुपचाप रहे। इसके बाद हान शाओ को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसने अपनी ग्रैंडमा को पहले से समझा कर रखा था कि उन्हें गरीब बनने की एक्टिंग करनी है ताकि शाओ को पता ना लगे, और इसी वजह से किसी भी मेड ने स्लीपर नहीं पहने होते ताकि शाओ को बिल्कुल भी पता ना लगे कि यहाँ पर मेड्स भी है। ग्रैंडमा इस बात की वजह से हान से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कि वो उसे गरीब बनने की एक्टिंग करवा रहा है। हान सोचता है मैं इस तरीके से इस झूठी लड़की को यहाँ से भगा दूंगा। ग्रैंडमा शाओ को बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग घर पर आई है। फिर ये लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और हान ने जानबूझकर शाओ के लिए वेजिटेबल वाली चीजें बनवाई होती है ताकि वो उसे एहसास दिला सके कि वो लोग सच में गरीब है। वो उसे वेजिटेबल सर्व करते हुए बोलता है, हमारी फैमिली कंडीशन ना खराब है तो तुम्हें ना वेजिटेबल से ही काम चलाना होगा। वो खाना टेस्ट करके तारीफ करती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और मन में सोचती है उसे तो अब तक सिर्फ बंस खाने को मिलते थे और अब इतना कुछ खाने को मिल रहा है। ग्रैंडमा यहाँ पर शाओ को और चीजें सर्व करना चाह रही होती है पर हान जल्दी से ले लेता है और शाओ को नहीं देने देता। तभी शाओ पूछने लग जाती है, अंकल क्या आपका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है? क्योंकि मुझे आवाज से ऐसा लग रहा है। हान बोलता है, वो तुम्हें इसलिए लग रहा होगा ना क्योंकि मेरे घर में फर्नीचर की कमी है। शाओ बोलती है, आप फिक्र मत करो, एक बार जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी ना तो मैं पैसे कमाकर हमारे घर को फर्नीचर से भर दूंगी। लेकिन ग्रैंडमा से तो रहा ही नहीं जा रहा होता। वो शाओ को सच बताने जा ही रही होती है कि उनकी फैमिली कितनी ज्यादा रईस है, लेकिन हान जल्दी से आकर उन्हें रोक देता है और साइड में ले जाकर ग्रैंडमा को समझाता है, हमने पहले ही डील कर ली थी ना कि आप उस लड़की को हमारी फैमिली की कंडीशन के बारे में नहीं बताएंगी। ग्रैंडमा बोलती है, देखो तुम कितने ज्यादा शकी टाइप के हो, मेरी इतनी एज हो चुकी है, मुझे लोगों की अच्छे से परख है, तो मैं जानती हूँ शाओ एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और वो कोई लालची नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हान बोलता है, ग्रैंडमा हो सकता है वो एक्टिंग कर रही हो, इसलिए आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ग्रैंडमा बोलती, ठीक है, देख लेना, एक दिन तुम्हें ही पता लगेगा कि तुम गलत हो। इसके बाद ग्रैंडमा शाओ को उसके रूम में ले जाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जा रही होती है। हान जल्दी से आकर उन्हें रोकने लग जाता है। तभी शाओ और उसकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। शाओ से माफी मांगने लग जाती है, सॉरी, लगता है मैं तुमसे गलती से टकरा गई थी। वो तो बहुत ही ज्यादा शाई हो जाता है और बोलता है, ऊपर रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं रहेगा, तुम नीचे ही रहो। ये बोलकर वो जल्दी से भाग जाता है। ग्रैंडमा यहाँ पर शाओ को बोलती है, तुम उसे थोड़ा टाइम दे दो। फिर वो शाओ को दूसरे रूम में लेकर जाने लगती है। दूसरी तरफ हान यहाँ पर शाओ के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी हाउसकीपर आकर उसे इस बारे में बताती है कि ये आई ड्रॉप है, डॉक्टर ने कहा है उसे हर रात इसे शाओ की आंखों में डालना है। हान पहले तो उस काम के लिए मना कर देता है पर फिर ले लेता है। रात में हान शाओ के रूम में आकर बैठा होता है। तभी वो अचानक से आकर गिरने लग जाती है। वो बोलता है, ध्यान से। वो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है, मैं तुम्हें मेडिसिन लगाने के लिए आया था। वो उसकी आंखों में ड्रॉप डाल देता है। वो पूछती है, वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो? हान बोलते, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा अगली दिखूंगा? शाओ बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम बहुत ही ज्यादा भद्दे भी दिखोगे ना तब भी मैं तुम्हें नापसंद नहीं करने वाली हूँ। हान बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे ऐसा समझ रही हो। फिर वो उसके हाथ को अपने फेस से टच करवाता है और बोलता है, तुम खुद ही देख लो मैं कितना ज्यादा अगली हूँ। वो उसका फेस टच करते हुए सोचती है, आउटलाइन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और वो सोचता है, ये लड़की सिर्फ मेरे पैसों के पीछे नहीं बल्कि मेरे पीछे भी है। वो उसका हाथ छोड़ा देता है और बोलता है, तुमने सही समझी हो, मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ और वैसे कल तुम्हें ना हॉस्पिटल जाना होगा चेकअप के लिए, लेकिन मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं जा सकता। शाओ बोलती, तुम फिक्र मत करो, मैं अकेली चली जाऊंगी। हान बोलता है, मैंने तुम्हारे फोन में ना अपना नंबर सेव कर दिया है, कल अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। ये बोलकर वो चला जाता है। शाओ सोचती है, अंकल अगर अगली भी हुए तो भी मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट डे शाओ को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए यहाँ पर हान का असिस्टेंट आया होता है। शाओ समझ रही होती है कि वो तो बस
एक टैक्सी ड्राइवर है। वो जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है, यहाँ पर उसकी मॉम और उसका भाई उसका ही इंतजार कर रहे होते हैं और सोचते हैं पता नहीं ये लड़की कहाँ पर चली गई। तभी वहाँ पर ये लोग शाओ को देख लेते हैं और शाओ की मॉम अपने बेटे को मिस्टर चू को कॉल लगाकर उसे बुलाने के लिए बोल देती है। तभी वहाँ पर शाओ को नर्स अंदर लेकर जा रही होती है तो शाओ की मॉम जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेती है और चिल्लाती है, आखिर ऐसे कैसे तुम शादी से भागोगी, अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शाओ की मॉम उसे जबरदस्ती टैक्सी में बिठाकर लेकर चली जाती है। घर लाने के बाद वो उसे मिस्टर चू को बेच रही होती है। मिस्टर चू तो शाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे इतने सस्ते में इतनी ब्यूटीफुल लड़की जो मिल गई थी। शाओ से शादी करने से मना कर देती है, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। उसकी मॉम उसे एक चाटा मारती है। मिस्टर चू से बोलने लग जाती है, ये ना झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ हान का असिस्टेंट उसे शाओ की इन्फॉर्मेशन लाकर दे देता है और बोलता है, आपने ना मिस शाओ को ना गलत समझ लिया है। मिस शाओ की फैमिली उन्हें बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, इसलिए वो खुद काम कर कर कॉलेज की फीस भरने के लिए गई थी और वो हॉस्पिटल के 1 मिलियन उनकी मॉम ने ले लिए हैं। उन्हें तो हॉस्पिटल से फोर्सफुली निकाला गया था। ये सुनने के बाद हान सब याद करने लग जाता है शाओ उसे कैसे ट्रीटमेंट के लिए मना कर रही थी। फिर वो उसके घर का नॉर्मल सा खाना खा के भी इतनी ज्यादा खुश हो रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि उसने उसे सच में गलत समझा। तभी असिस्टेंट को कॉल आ जाती है, जिसके बाद वो हान को बताता है मिस शाओ को ना उसकी मॉम हॉस्पिटल से लेकर चली गई है। ये सुनते ही हान अपने असिस्टेंट को शाओ की लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ शाओ की मॉम तो उसे जबरदस्ती मिस्टर चू के साथ शादी करवा रही होती है और शाओ कुछ कर भी नहीं पाती, बस रोई जा रही होती है। तभी इतने में वहाँ पर हान उसे बचाने के लिए आ जाता है। सॉरी, मुझे आने में ना लेट हो गया है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, सच में इसका बाहर किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। मिस्टर च्यू तो चिल्लाने लग जाता है, ऐसे कैसे तुम लोग मुझे धोखा दे सकते हो, मुझे मेरे पैसे ना वापस चाहिए, नहीं तो मैं इस लड़की को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। हान के ऑर्डर पर उसके गार्ड्स यहाँ पर उसे मारने लग जाते हैं। हान शाओ के कान बंद कर देता है और बोलता है, तुम ये सारी चीजें ना मत सुनो, चलो अब हम घर चलते हैं, और उसे लेकर जा रहा होता है। तभी शाओ की मॉम बीच में आकर रोक लेती है और बोलती है, तुम ऐसे कैसे इसे लेकर जा रहे हो, पहले तो मुझे ब्राइड प्राइस के पैसे दो। शाओ मना करने लग जाती है, आप इन्हें ना कोई पैसे मत देना। शाओ की मॉम तो उसे चाटा मारने लग जाती है। हान उन्हें रोक देता है और बोलता है, आप ना मुझसे कोई पैसे नहीं ले सकती हैं। हान के गार्ड्स यहाँ पर शाओ की मॉम और उसके भाई को पकड़ लेते हैं और हान शाओ को उठाकर लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में शाओ को हॉस्पिटल में अभी तक होश नहीं आया होता। हान और उसकी ग्रैंडमा देखते हैं कि शाओ सपने में भी अपनी मॉम के गंदे बिहेवियर से डर कर रो रही होती है। ग्रैंडमा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, बेचारी शाओ की लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट थी। मुझे तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इसकी मॉम भी कितनी खराब है, जो इसे कॉलेज भी नहीं पढ़ने दे रही है और पैसों के लिए इसकी शादी एक बुड्ढे से करा रही थी। हान बोलता है, ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैंने ना उन लोगों को सबक सिखा दिया है। ग्रैंडमा बोलती है, तुमने ना सही किया, वो ना यही डिजर्व करती है। और हाँ, तुम भी ना बहुत ही ज्यादा बुरे हो, जो तुमने इतनी अच्छी बच्ची को सब कुछ झूठ बताया और उसे धोखा दिया। जब उसे सच पता लगेगा तो वो कितनी ज्यादा अपसेट होगी ना। हान बोलता है, ग्रैंडमा फिक्र मत करो, जैसे ही उसे होश आएगा ना मैं उसे सारा सच बता दूंगा और हम दोनों की शादी के बारे में पब्लिकली अनाउंस कर इसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। तभी इतने में शाओ उठ जाती है, वो बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाती है। हान और उसकी ग्रैंडमा उसे बताते हैं वो लोग यहाँ पर हैं। हान पूछता है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करती है, तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बोलती है, अब ना मुझे आदत हो चुकी है, बचपन से ही मेरी मॉम मेरे आगे मेरे भाई को स्पेशल ट्रीटमेंट देती थी। शाओ हान से पूछने लग जाती है, वैसे मेरी मॉम कहाँ पर है। वो बोलता है, तुम अभी भी अपनी मॉम की ही फिक्र कर रही हो। वो बोलती है, चाहे जैसी भी हो, वो है तो मेरी माँ है ना। वो बोलता है, फिक्र मत करो, उन लोगों को तो मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। शाओ पूछती, क्या तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। वो सोचता है, क्या मुझे अभी इसी वक्त इसे सच बता देना चाहिए, कहीं ये डर ना जाए। हान उसे बोलता है, मैंने ना तुम्हें झूठ बोला था कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, ऐसा नहीं है, मैं ना इस शहर का सबसे रिचेस्ट मैन हूँ। तभी हान की ग्रैंडमा जल्दी से उसे चुप कराती है। शाओ बोलती है, ये मजाक कर रहा है ना, और वो बात को घुमा देती है। तुम्हें ना किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो हो और हमारे फैमिली का हिस्सा हो, अब तुम्हें कोई भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं।
शाओ ग्रैंडमा को और हान को थैंक यू बोलने लग जाती है। हान अपनी ग्रैंडमा से बात करने के लिए उन्हें बाहर लेकर आ जाता है और उनसे पूछता आखिर आपने मुझे शाओ को सच बताने क्यों नहीं दिया। ग्रैंडमा बोलती है तुम समझ नहीं रहे हो, उसने बचपन से लेकर अब तक बहुत ज्यादा सफर किया है। अगर अभी तुम उसे ये सब कुछ बता दोगे तो उसे लगेगा हम उसे धोखा दे रहे हैं। हमें इंतजार करना चाहिए जब तक उसकी आंखें ठीक ना हो जाएं। ये बताओ कि सर्जरी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हान बताता है डॉक्टर ना 1 वीक के बाद सर्जरी के लिए आएंगे। ग्रैंडमा बोलती है अगर ऐसी बात है तो हमें शाओ को घर ले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में उसका रहना सही नहीं है। इसके बाद ये लोग घर पर आ जाते हैं। हान यहाँ पर शावर लेकर बाहर निकलता है। तभी इतने में शाओ उसे मेडिसिन लगाने के लिए पहुँच जाती है और बोलती ग्रैंडमा ने बताया है तुम्हें ना मेरी वजह से चोट आ गई है। हान मना करता है नहीं मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चोट है। वो पूछती है क्या तुम मुझे डिसलाइक करते हो। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है और उसे अंदर ले जाता है। ग्रैंडमा ये देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद शाओ हान की चोट पर बैंडेज लगाने में हेल्प कर देती है। फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर उसे उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो पूछता है कल ज्वेलरी ऑक्शन पार्टी है तो तुझे भी ना उसमें साथ चलना पड़ेगा। हान जाने के लिए मान जाता है और सोचता है इसी बहाने वो शाओ को एक गिफ्ट दे देगा। दूसरी तरफ शाओ को भी उसके फ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे बताती है मुझे ऑक्शन पार्टी में ना रिसेप्शन की पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चला है। शाह पूछती है क्या वो लोग ब्लाइंड लोगों को भी हायर करेंगे। उसके फ्रेंड बोलती है इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन लोगों को अर्जेंटली कुछ ब्यूटीफुल लड़कियां चाहिए। तुम्हें भी मेरे साथ चलकर बस वहाँ पर खड़े रहना होगा क्योंकि ऑक्शन पार्टी में कोई फेमस बंदा आने वाला है। हमें बस उनका वेलकम करना है और एक दिन के हमें 20,000 मिलने वाले हैं। शाओ ये सुनकर खुश हो जाती है और जॉब के लिए हाँ बोल देती है और सोचती है ऐसे वो कुछ पैसे कमाकर फैमिली को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट डे शाओ जॉब के लिए पहुंचती है। वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को अपनी शादी के बारे में बता देती है। उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा शौक हो जाती है, क्या पता अगर वो बंदा बहुत ही ज्यादा खराब हो। शाओ बोलती नहीं अंकल ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो तो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट भी करते हैं और मेरी ना सर्जरी भी करा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उनसे ज्यादा अच्छा और कोई हो भी सकता है। पर शाओ की फ्रेंड को यकीन नहीं हो रहा होता। वो बोलती है जरूर वो ओल्ड मैन तुम्हें चीट कर रहा है। शाओ की फ्रेंड उससे उस नाम पूछती है। जैसे ही शाओ खान का नाम बताती है वो बोलती है ये तो शहर का रिचेस्ट मैन का नाम है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा हस्बैंड इस शहर का सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन है। शाओ बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा पति बस एक ऑर्डिनरी मैन है। सोचो अगर वो कोई बिलियनियर बंदा होता तो उसे कोई काम तो होता ना। उसके बाद ये लोग गेस्ट को वेलकम करने के लिए जाते हैं और शाओ की फ्रेंड उसे इस बारे में बताती है यहाँ पर ना मिस्टर फू आने वाला है, इस शहर का सबसे रिचेस्ट मैन। नेक्स्ट सीन में हान यहाँ पार्टी में पहुँच जाता है और वो शाओ को यहाँ पर देखकर शौक हो जाता है और सोचता है ये यहाँ पर क्या कर रही है। ये देखकर तो स्टेशन को भी शौक लग जाता है, प्रेसिडेंट की वाइफ यहाँ पर क्या कर रही है। अभी इतने में वहाँ पर हान का फ्रेंड आ जाता है उसे बुलाने के लिए और उसे यहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी शाम वहाँ पर हान की आवाज सुन लेती है और सोचती है ये उसे हान की वॉइस जैसी लग रही है। वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछती है मिस्टर वो दिखते कैसे हैं। वो बताती है बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। शाओ सोच लेती है फिर तो वो उसका पति नहीं हो सकता क्योंकि उसका पति तो बहुत ही ज्यादा अगली है ना। यहाँ पार्टी में सभी लड़कियों की नजर हान पर होती है और वो लोग उसी के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी एक लड़की हान के साथ फ्लर्टिंग करने के लिए पहुँच जाती है पर हान उसे वहाँ से निकलवा देता है। ये देखकर शाओ की फ्रेंड उसे बताने लग जाती है ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा रूड है। शाओ बोलती है हमें ना केयरफुल रहना चाहिए। तभी इतने में पार्टी में आया हुआ एक गेस्ट इन दोनों से बोलने लग जाता है तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो, गेस्ट को सर्व नहीं करना है क्या। फिर वो शाओ को ड्रिंक सर्व करने के लिए कह रहा होता है। उसकी फ्रेंड बोलती है ये तो ब्लाइंड है तो मैं ड्रिंक दे देती हूँ। जिसके बाद वो गेस्ट चिल्लाकर शाओ की बेइज्जती करने लग जाता है। ये सब देखकर हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हान का फ्रेंड बोलने लग जाता है ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन है ब्लाइंड। फिर वो हान से पूछता है तुम क्या बोलते हो, अगर मैं जाकर उस लड़की को बचा लूंगा तो उस लड़की के सामने हीरो बन जाऊंगा ना, फिर वो मुझे अपने आप को दे देगी। हान को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने फ्रेंड को बोलता है लगता है तुम्हें अफ्रीका ही जाना है। हान यहाँ पर पहुँच जाता है और शाओ की हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है और उस बंदे को मारता है। यहाँ पर असिस्टेंट शाओ और उसके फ्रेंड को यहाँ से दूसरी जगह लेकर चला जाता है। इधर हान उस बंदे को मारकर उस पर चिल्लाने लग जाता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस लड़की को इस तरीके से ट्रीट करने की। और वो सभी को बोल देता है कि इस बंदे के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करेगा। जिसके बाद गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से बाहर कर
कर देते हैं। बाहर आने के बाद हान शाओ और उसके फ्रेंड की बातें सुनने लग जाता है। शाओ की फ्रेंड बोलती है, लगता है मिस्टर फू ना हमारी हेल्प कर रहे थे। शाओ बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ही तो बोला था कि वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, तो जरूर उसका उस आदमी के साथ कोई पुराना ग्रज होगा, तो वही गुस्सा वो उन पर निकाल रहे होंगे। ये सुनकर हान तो हंसने लग जाता है, क्योंकि वो उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके बाद शाओ और उसके फ्रेंड ड्रेस चेंज कर आ जाते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग स्टार्ट होने जा रही होती है। और हान का असिस्टेंट इन दोनों के लिए भी सीट अरेंज कर देता है, और शाओ के फ्रेंड उसे बताती है, हमारे सामने वाली सीट पर ही ना मिस्टर फू बैठा हुआ है। तभी इतने में हान का फ्रेंड यहाँ पर शाओ को देखकर उसे इशारा करने जा रहा होता है बात करने के लिए, पर तभी वो देखता है कि हान उसे घूर कर देख रहा है, तो वो चुपचाप अच्छे से बैठ जाता है। इसके बाद यहाँ पर चिंक्यू नाम की एक लड़की उससे बात करने लग जाती है, जो कि कोई रिच फैमिली की डॉटर है। वो उसे पूछ रही होती है क्या वो भी वो नेकलेस खरीदना चाहता है जिसकी अभी बीडिंग रखने वाली है। हान उस पर चिल्लाने लग जाता है, तुम होती कौन हो मुझसे मेरे नाम से बात करने वाली? यहाँ पर बीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग नेकलेस के ऊपर बीडिंग लगा रहे होते हैं। हान सबसे ज्यादा बीडिंग लगाकर वो नेकलेस जीत जाता है। हान चिंक्यू को रोककर पूछने लग जाती है, तुमने ये नेकलेस अपनी ग्रैंडमा के लिए लिया है या फिर किसी और के लिए? तभी इतने में शाओ वहाँ पर उसकी आवाज सुनकर उसे बोलने लग जाती है, अंकल क्या तुम यहाँ हो? और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, तो सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। चिंक्यू तो शाओ पर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मिस्टर फू को टच करने की? फिर वो उसे चाटा मारने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन हान उसे रोक लेता है और उस पर चिल्लाकर वहाँ से जाने को बोल देता है। फिर वो शाओ का हाथ छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है। शाओ की फ्रेंड उसे बताती है, तुम्हें पता भी है तुमने अभी किसका हाथ टच किया था? मिस्टर फू का। इसके बाद शाओ अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आ जाती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुम सच कह रही थी कि तुम्हारे वो अंकल अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे? देखो तुम घर सेफली पहुँचने के बाद ना मुझे कॉल कर बता देना। ये बोलकर शाओ की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। फिर शाओ इस बारे में सोचने लग जाती है। उसे मिस्टर फू की वॉइस और टच सेम ऐसा लग रहा था जैसे उसके पति का है। तभी इतने में वहाँ पर हान आ जाता है और उसे अपनी जैकेट पहना देता है। शाओ पूछती है, ये कौन है? वो बताता है, ये तो मैं हूँ। इसके बाद ऑक्शन में खरीदा हुआ नेकलेस वो उसे पहना देता है। शाओ तो शॉक हो जाती है और वो पूछती है, क्या ये वही ऑक्शन वाला 900 मिलियन वाला नेकलेस तो नहीं है? हान बोल रहे, ये तुम क्या सोच रही हो, ये तो बहुत ही सस्ता है। शाओ यकीन कर लेती है। फिर वो बताने लग जाती है, क्या तुमने शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर फू का नाम सुना है? तुम्हारा नाम और उनका नाम ना बिल्कुल सेम है। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना? इसके बाद ये दोनों कार में आकर बैठते हैं। हान उससे पूछता है, तुमने अपनी पार्ट टाइम जॉब के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? शाओ बोलती है, मैं भी फैमिली को थोड़ी हेल्प करना चाहती थी, और तुम्हें पता है ना मैंने आज एक दिन का 10,000 युआन कमाया है। हान बोलता है, लेकिन एक वीक के बाद तुम्हारी सर्जरी है ना, तो अब तुम दोबारा से बाहर ऐसे काम करने नहीं जा पाओगी। लाइट की वजह से ना तुम्हारी आंखों पर असर पड़ेगा। ये सुनकर शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि एक वीक के बाद उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी और वो वापस से सब कुछ देख पाएगी। वो उसे थैंक यू बोलती है, तुम ना कितने ज्यादा अच्छे हो। तभी इतने में वहाँ पर चिंक्यू आ जाती है और उसे लगता है कि हान के साथ कार में कोई है, तो वो उसे कार से बाहर बुलाती है बात करने के लिए। हान शाओ को बोलता है, तुम ना मेरा इंतजार करो। इसके बाद वो कार से बाहर आकर चिंक्यू से पूछता है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? वो उसे पूछती है, तुम्हारे साथ कार में कौन लड़की है? क्या ये वही ब्लाइंड लड़की है जो अभी पार्टी में थी? हान उसका गला दबाता है और बोलता है, लगता है तुम्हें अपना मुंह बंद करना नहीं आता। तुम्हारी वजह से ना मुझे तुम्हारी फैमिली को डिसिप्लिन सिखाना होगा। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठने लग जाता है, तो वो चिल्ला रही होती है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पर वो उसकी बात नहीं सुनता और कार से वहाँ से चला जाता है। ये चिल्लाती रह जाती है, मैं तुम्हें 10 साल से लाइक करती हूँ, आखिर तुम्हें कोई दूसरी लड़की कैसे लेकर जा सकती है? फिर घर पहुँचने के बाद शाओ हान और उसकी ग्रैंडमा के साथ डिनर कर रही होती है। यहाँ पर हान ने बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस प्रिपेयर कर रखी होती है। शाओ को काफी शॉकिंग लग रहा होता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इतने अच्छे डिशेस वो लोग कैसे खा रहे हैं। हान कुछ बना देता है। ग्रैंडमा कहने लग जाती है, कल मैं ना तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूंगी। शाओ मना कर देती है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, पर ग्रैंडमा नहीं मानती और बोलती है, अरे हम लोग तो सेल्स पर डिस्काउंट वाले कपड़े खरीदने वाले हैं, तो तुम मना नहीं कर सकती हो। मैं ना तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदूंगी।
शाओ को मानना पड़ता है। नेक्स्ट डे ये लोग मॉल में आ जाते हैं। ग्रैंडमा शाओ से झूठ मूठ बोल देती है, ये बहुत ही सस्ता मॉल है और यहाँ पर सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। शाओ बोलती है, ग्रैंडमा ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या सेल्स का नाम सुनकर लोग यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आए? ग्रैंडमा और हान मिलकर जल्दी से कोई बहाना बना लेते हैं। यहाँ पर ना सच में बहुत ही सस्ती ड्रेसेस हैं। इसके बाद ये लोग शाओ के लिए काफी ड्रेसेस खरीद लेते हैं। इसके बाद ये लोग उसे ज्वेलरी स्टोर में लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं, हम लोग स्टोर से ज्वेलरी खरीदने के लिए आए हैं, तो तुम चाहो वो खरीद लो। जिसके बाद ग्रैंडमा बहुत सारी चीजें खरीद कर बड़ा सा बिल बनवा देती है। शाओ को तो पता भी नहीं लगता, वो सोचती है इन लोगों को फ्यूचर में रीपे करूंगी। शाओ को उसकी फ्रेंड कॉल कर इस बारे में बताती है, मैंने कॉलेज में ना तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बात की है, पर उन्होंने कहा है तुम्हें अपनी फैमिली को कॉलेज में बुलवाना होगा, नहीं तो वो लोग तुम्हारा स्टूडेंट स्टेटस ना कैंसिल कर देंगे। शाओ सोचती है उसे कुछ करना ही पड़ेगा। उसे बहुत ही मुश्किल से यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। वो अपने फ्रेंड से बोलती है कि मेरी फैमिली तो हेल्प नहीं करेगी। तभी उसे आइडिया आता है, हस्बैंड भी तो डायरेक्ट रिलेटिव ही हुआ ना। इसके बाद शाओ यहाँ पर घर पर होती है। तभी हान का फ्रेंड घर पर आया होता है। वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है ये लड़की हान के घर पर क्या कर रही है। लेकिन शाओ तो उसकी आवाज सुनकर उसे चोर समझने लग जाती है और चिल्लाती है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम लोग ना बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, तुम निकलो यहाँ से। वो बोलता है, मैं ना कोई चोर नहीं हूँ बल्कि इस घर के लैंडलॉर्ड का फ्रेंड हूँ। और उसे पूछने लग जाता है, तुम्हारे घर में तो इतनी सारी महंगी महंगी चीजें हैं, तो आखिर तुम अपने आप को गरीब फैमिली के कैसे बता रही हो? शाह बोलती है, मजाक मत करो, हमारे पास तो ऐसा कोई फर्नीचर नहीं है, हमारी फैमिली ना सच में बहुत गरीब है। हान का फ्रेंड सोच रहा होता है आखिर ये लड़की ऐसी बातें क्यों कर रही है। तभी इतने में वहाँ पर हान पहुँच जाता है। शाह उसे अंकल कहकर बोल रही होती है। ये सुनकर हान का फ्रेंड तो शॉक हो जाता है। हान उसे जल्दी से साइड में लेकर आ जाता है और उसे सब बता देता है। उसका फ्रेंड बोलता है, यानी तेरी शादी हो गई है, वो भी एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ जो कि तुझसे 9 साल छोटी है, और तुझे लग रहा है कि सिस्टर इन लॉ एक गोल्ड डिगर है, इसलिए तू उससे अपना सच छुपा रहा है कि तू अमीर है और इसी वजह से तूने अपने मेट्स को भी छुट्टी पर रख दिया है और सारा घर का काम कर रहा है। तूने सिस्टर इन लॉ के सामने सब कुछ झूठ बताया है कि ये घर बहुत ही छोटा है और घर में कुछ भी नहीं है। सिस्टर इन लॉ ब्लाइंड है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत ही ओल्ड और अगली है। हाँ, तो ये सारी स्टोरी सुनकर गुस्सा हो जाता है। लगता है मुझे ना तुझे सच में ना अफ्रीका ही भेजना पड़ेगा। हान का फ्रेंड बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों की जोड़ी ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। हान अपने फ्रेंड को समझा देता है, गलती से भी ना शाओ के सामने कुछ भी ना रिवील मत करना। इसके बाद हान शाओ के पास आता है और वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ कॉलेज चल सकते हो? वहाँ पर मेरी फैमिली मेंबर को बुलाया गया है। हान मान जाता है, ठीक है, कल हम तुम्हारे साथ कॉलेज चलते हैं। नेक्स्ट डे हान शाओ को लेकर कॉलेज के बाहर पहुँचता है। जैसे ही वो कार से बाहर निकल रहा होता है, तभी इतने में वहाँ पर कॉलेज के हेड और बहुत सारे लोग उसका वेलकम करने के लिए पहुँच जाते हैं और उसे प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं। शाओ यहाँ पर डर जाती है और हान भी शॉक हो जाता है, ये सब क्या है? हान का असिस्टेंट बोलता है, बॉस मुझे भी नहीं पता था, ये लोग आपका ग्रैंड वेलकम करने पहुँच जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोगों को वहाँ से भेज देता है। शाओ हान से पूछती है, आखिर इतने सारे लोग तुम्हें प्रेसिडेंट क्यों बोल रहे हैं? हान बोलता है, मैंने पहले भी यहाँ स्कूल में ना बुक डोनेट की है, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड ना बस मजाक कर रहा था और ऐसे ही मुझे प्रेसिडेंट कह रहा था। शाओ उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। इसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं। शाओ बोलती, जाओ आप तो मेरी ना रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर दो, मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड का वेट करती हूँ। हान शाओ को एक फोन दे देता है और अपने असिस्टेंट को भी रख देता है ताकि वो उसको देखे, पर तभी शाओ के फ्रेंड उसे कॉल पर बता देती है वो कोई चीज में बिजी है तो वो वहाँ पर नहीं आ पाएगी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट को वॉशरूम जाना पड़ता है तो वो तुरंत ही चला जाता है। तभी यहाँ पर शाओ को परेशान करने के लिए उसके कुछ क्लासमेट्स पहुँच जाते हैं और उससे पूछने लग जाती हैं कि आखिर उसने इतने महंगे कपड़े कैसे पहने हैं, क्या उसे किसी और मैन ने रख लिया है? शाओ उन लोगों पर चिल्लाती है, बकवास करना बंद करो। उसकी क्लासमेट यहाँ पर सभी के सामने उसकी बेइज्जती कर रही होती है, तुमने ना किसी रिच मैन को फंसाया होगा। नेक्स्ट सीन में हान यहाँ पर कॉलेज के हेड से बात कर रहा होता है। तभी इन लोगों को झगड़े की आवाज आती है। शाओ यहाँ पर सभी को बता रही होती है उसने किसी रिच मैन को नहीं फंसाया बल्कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। तुम जैसी अंधी के साथ कौन ही शादी करेगा? ये लोग तो शाओ को बुली करते हुए उसे मारने वाले थे। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुँच जाता है।
हान यहाँ पर आकर शाओ को प्रोटेक्ट करने लगता है और वो इन लोगों को बता देता है कि वो उसका हस्बैंड है, पर किसी को भी यकीन नहीं होता। एक लड़की बोलती है, रुको मैं अभी अपने डैड को यहाँ पर बुलाती हूँ, वो इस कॉलेज के ना शेयर होल्डर है और वो तुम्हें कॉलेज से निकलवा देंगे। तभी वहाँ पर कॉलेज के डायरेक्टर आ जाते हैं। ये लड़की उन्हें कंप्लेन करने लग जाती है, शाओ कॉलेज का नाम खराब कर रही है किसी रिच मैन के साथ रहकर, हम सभी को झूठ बोल रही है कि वो उसका पति है। तभी डायरेक्टर जैसे ही हान को देखता है तो उसे साइड में लेकर जाता है और तुरंत उस लड़की को उसके सारे फ्रेंड्स को कॉलेज से निकाल देता है। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो हान के साथ बाहर आ जाती है। रात में शाओ हान के लिए सूप बनाकर लेकर आई होती है। तभी वो देख लेता है कि उसका हाथ जल चुका है, तो वो उसकी केयर करने लग जाता है और इस पर चिल्लाता है, तुम्हें अगली बार सूप बनाने की जरूरत नहीं है, देखो तुमने अपने हाथ का क्या हाल कर लिया है। शाह बोलती है, मैं तो बस तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी, मुझे अब ना बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी तुम्हें देख ही ना पाऊँ। तभी हान यहाँ पर शाह को किस कर लेता है, लेकिन वो जल्दी से उसे दूर कर देती है और बोलती है, आखिर मैं अपनी फर्स्ट किस इतनी आसानी से कैसे दे सकती हूँ। और वो उसे याद दिलाता है, उस दिन ना सीढ़ियों के पास हमारी किस हुई थी। शाओ गुस्सा होने लग जाती है। हान बोल रहे, ठीक है तुम काम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। शाओ सोचने लग जाती है, वो उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड के साथ हान के लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए आई होती है। वो एक ड्रेस चूज कर पैक करने को बोलती है। तभी स्टोर में चिंग्यू आई होती है। वो मैनेजर पर बोलकर शाओ को स्टोर से बाहर निकालने को बोल देती है। यहाँ पर शाओ और चिंग्यू के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है और शाओ भी इससे अच्छे से लड़ती है और पूछती है आखिर उससे प्रॉब्लम क्या है। चिंग्यू बोलती है, उस दिन तुम पार्टी में कैसे मिस्टर फू को सेड्यूस कर रही थी। शाओ बोलती है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, वैसे भी मैं मैरिड हूँ। तभी वहाँ पर शाओ का नेकलेस गिर जाता है, जिसे ये देखकर पहचान जाती है और बोलती है, तुम झूठ कह रही हो, बताओ ये 900 मिलियन वाला नेकलेस तुम्हारे पास कैसे है, जो कि मिस्टर फू ने खरीदा था। शाह बोलती, ये तो बहुत ही ज्यादा सस्ता नेकलेस है जो मेरे पति ने मुझे दिया है, और अगर अब तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो उसे डराकर वहाँ से चली जाती है। चिंग्यू सोच लेती है, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ये लड़की मिस्टर फू के साथ उस दिन थी। नेक्स्ट डे हान के ऑफिस में आकर उसे बताने लगती है कि वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, वो तो मैरिड भी है, कल उसने मुझे खुद ये बात बताई थी। हान बोलता, मुझे तो ये पहले से पता है कि वो मैरिड है, क्योंकि उसका हस्बैंड मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद चिंग्यू तो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। घर पर शाओ इस बारे में सोचकर डर रही होती है, कहीं चिंग्यू हान को जॉब से ना निकलवा दे, क्योंकि वो मिस्टर फू के लिए काम करता है। तभी हान घर पर आ जाता है। शाओ से पूछने लग जाती है, तुम्हें जॉब से तो नहीं निकाल दिया गया है ना। तभी ग्रैंडमा इन दोनों को ऐसे हक करता हुआ देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद वो शाओ को बाहर लंच पर लेकर आ जाती है। यहाँ पर शाओ की पुरानी क्लासमेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, तुमने मुझे कॉलेज से निकलवाया था ना, तो अब मैं तुम्हारे हस्बैंड को फायर करवा दूंगी। मेरा हस्बैंड ना मिस्टर फू को जानता है और वो उनसे तुम्हारे हस्बैंड की बुराई कर उन्हें जॉब से निकलवा देगा। ग्रैंडमा ये सुनकर बोलती है, तुम दोनों को जल्दी ना बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। शाओ तो परेशान हो जाती है, कहीं उसका फ्रेंड सच में हान को जॉब से ना निकलवा दे। शाओ हान से मिलने के लिए कंपनी में आ जाती है और स्टाफ से बताती है उसका हस्बैंड ना इसी कंपनी में काम करता है। स्टाफ तो हान का नाम सुनने के बाद ही उस पर चिल्लाने लग जाता है, आखिर वो प्रेसिडेंट को अपना हस्बैंड कैसे बोल सकती है, और वो लोग चिल्लाकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रहे होते हैं। शाओ तुरंत ही हान को कॉल कर बताती है कि वो कंपनी में आई हुई है उससे मिलने के लिए। तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने असिस्टेंट को बोलकर रिसेप्शनिस्ट को भी फायर करवा देता है, जो कि शाओ के साथ बदतमीजी कर रही थी। तभी वहाँ पर शाओ की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड भी आए होते हैं हान के साथ बिजनेस डील करने के लिए। यहाँ पर शाओ की फ्रेंड हान को देखते ही बोलने लग जाती है, ये तो शाओ का हस्बैंड है ना, आखिर ये मिस्टर फू कैसे हो सकता है। हान यहाँ पर अपने आप को प्रूव करता है कि वो सच में मिस्टर फू है और गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड के साथ बिजनेस डील कैंसिल कर देता है। तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाता है और ब्रेकअप कर वहाँ से चला जाता है। तभी शाह वहाँ पर फंस जाती है, तो उसकी क्लासमेट उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम जरूर यहाँ पर मेरा मजाक बनते हुए देखने के लिए आई होगी ना, आखिर हर कोई तुम्हें ही क्यों पसंद करता है, तुम आज ब्लाइंड हो गई हो तो भी मिस्टर फू लाइक करते हैं, आखिर तुम इतनी लकी क्यों हो, तुम प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे बन गई।
शाह बोलती है तुम क्या बातें कर रही हो। इसकी क्लासमेट बोलती है अब एक्टिंग करना ना बंद करो, मुझे पता लग गया है कि तुम्हारा हस्बैंड फो ग्रुप कंपनी का सीईओ है और उसने तुम्हारा बदला लेने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बिजनेस डील खत्म कर दी है। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शाह को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि हान ने अब तक उससे झूठ बोला और वो सारी चीजों को याद करती है। इसके बाद वो हान से मिलने के लिए उसके ऑफिस की तरफ जा रही होती है, पर वो रुक जाती है और सोचती है उसने इससे ग्रैंडमा की वजह से शादी की थी और सोचने लग जाती है मैंने उससे ग्रैंडमा की वजह से शादी की थी। उसकी आंखें जब ठीक हो जाएगी सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ शाओ के मॉम और उसके भाई को यहाँ पर मिस्टर जी ने परेशान कर रखा होता है। वो उनसे अपने उधार लिए हुए पैसे मांग रहा होता है। वो उन लोगों को कुछ दिन का टाइम भी देता है पैसे वापस करने के लिए। इन लोगों के पास शाओ के अलावा पैसे चुकाने का और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद हान ग्रैंडमा और शाओ को हॉस्पिटल ले जाता है उसकी सर्जरी कराने के लिए, पर तभी इतने में हान जैसे ही कुछ काम के लिए बाहर जाता है तो कोई शाओ को किडनैप कर वहाँ से लेकर चला जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चू होता है। और वो शाओ को धमकी देता है मिस्टर फू को बुलाओ और उससे मेरे पैसे वापस करवाओ। शाओ मना करती है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ टाइम पर हान पहुंचकर उसे बचा लेता है। हॉस्पिटल में शाओ को होश नहीं आया होता। हान बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है शाओ वहाँ पर नहीं है तो वो उसे ढूंढने लग जाता है। तभी वो उसे दिख जाती है। शाओ वहाँ पर रो रही होती है। वो सोचती है उसे अब हान को और परेशान नहीं करना चाहिए। तभी हान वहाँ पर आकर उसे बताने लग जाता है मैं ना तुमसे ऐसे ही मिला था, इसके बाद वो उसकी वाइफ बन गई थी। शाओ बोलती है मुझे पता चल चुका है कि तुम शहर के रिचेस्ट मैन हो। हान पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। वो बोलती है लास्ट टाइम मैं जब कंपनी में आई थी ना। वो पूछता है फिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। शाओ बोलती है मुझे लगा तुमने मेरी आंखों के लिए अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी और तुम बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो और तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तो सिर्फ इसी वजह से ही मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गई थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया है तुम इतने रिच हो, तुम्हारे पास तो लड़कियों की कमी नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सर्जरी के बाद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी ताकि फिर तुम अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करो। ये सब सुनने के बाद हान उसे रिंग पहना देता है। वो पूछती है तुमने मुझे रिंग क्यों पहना दी। हान बोलता है स्टार्टिंग में ना मुझे तुम्हारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, लेकिन फिर तुम्हें जानने के बाद मैं तुम्हें पसंद करने लग गया। शाह बोलती लेकिन अगर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई तो मैं हमेशा के लिए अंधी हो सकती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि आगे चलकर अगर हमारा कभी बेबी होता भी है तो मैं उसे कभी देख ही नहीं पाऊंगी। हान उसे समझाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उसके पास कई तरीके हैं उसे ठीक करने के लिए। शाओ तो रोने लग जाती है और उसे भी नीचे गिरा देती है। मुझे हॉस्पिटल नहीं रहना, मुझे घर जाना है, मैं ना ग्रैंडमा को मिस कर रही हूँ। हान बोलता ठीक है मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। इसके बाद हान यहाँ पर शाओ की मॉम और चू को सबक सिखाने के लिए जाता है। यहाँ पर डॉक्टर शाओ का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देता है। शाओ की आंखें ठीक हो जाती है और वो हान और ग्रैंडमा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर डिनर पर आते हैं। शाओ बोलती है अब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं तो मुझे कॉलेज जाना है, अब आप लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी अपने आप को बुली नहीं करने दूंगी। हान बोलता ठीक है लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ने के लिए आऊंगा। शाओ मान जाती है। नेक्स्ट डे हान शाओ को कॉलेज छोड़ने के लिए आता है, लेकिन वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता। वो बोलती है बिना हाथ छोड़े मैं जाऊंगी कैसे। फिर वो जल्दी से चली जाती है उसे बाय बोलकर। कॉलेज के बाद सभी फ्रेंड्स बाहर गए होते हैं पार्टी करने के लिए। तभी वहाँ पर कोई मिस्टर ली नाम का बंदा शाओ को देखते ही सोचने लग जाता है कहीं वो उसकी खोई हुई सिस्टर तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी मॉम की तरह दिख रही होती है जब वो यंग थी। शाओ यहाँ पर इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। दूसरी तरफ हान उसके लिए परेशान हो रहा होता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा कॉल लगा रहा होता है पर वो उठाती ही नहीं है, तो वो उसे लेने के लिए पहुंच जाता है और उसे घर लेकर आता है। नेक्स्ट डे शाओ जब अपने आप कॉलेज जाती है तो यहाँ पर अपने क्लासमेट्स के साथ शर्त लगाती है कि वो टेस्ट में पास होकर दिखाएगी। शाओ अपनी स्टडी में हेल्प करने के लिए हान को बोलती है। हान उसकी काफी हेल्प करता है। इसके बाद शाओ टेस्ट पास कर लेती है और उसे अपने फोटो सेंड कर गुड न्यूज देती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है।
तभी यहाँ पर हान से मिलने के लिए मिस्टर ली आया होता है। वो जिंग्यो की तरफ से उससे माफी मांग रहा होता है, उसकी कंपनी के साथ और बिजनेस डील करने का पूछ रहा होता है, क्योंकि वो लोग काफी पुराने फैमिली फ्रेंड्स थे। हान मान जाता है। तभी वहाँ पर उसके फोन पर शाओ की फोटो को देखकर पूछता है आखिर वो उसके साथ कौन है। वो बताता है ये मेरी वाइफ है। मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को शाओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देता है, जिससे उसे सारी चीजें पता लग जाती है कि वो सच में उसकी खोई हुई बहन है। इस बारे में हान को भी बता देता है। हान बोलता है पहले डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, फिर ही मैं मानूंगा। रिजल्ट भी आ जाता है और पता लग जाता है कि शाओ सच में मिस्टर ली की बहन है। वो उसे बोलता है अभी शाओ को इस बारे में ना मत बताना, हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। दूसरी तरफ जिंग्यो को इस बारे में पता लग जाता है वो अपनी फैमिली की असली डॉटर नहीं है और असली डॉटर शाओ है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शाओ से बदला लेने के लिए उसे ड्रग दे देती है और फिर वो उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए उसे किसी बार में ले जाती है और ओल्ड मैन को पैसे देकर उसके पास छोड़ देती है। तभी वहाँ पर हान पहुँच जाता है शाओ को बचाने के लिए और शाओ की हेल्प करता है। नेक्स्ट डे हान शाओ को इस बारे में बता देता है कि उसकी जो फैमिली थी ना वो उसकी रियल फैमिली नहीं थी। इसके बाद शाओ अपनी असली मॉम डैड से मिलने के लिए जाती है। उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर हान भी साथ में आया होता है। शाओ अपने मॉम डैड को इस बारे में बताती है कि वो उसके हस्बैंड हैं। ये जानने के बाद वो लोग तो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये पूरी फैमिली बैठकर साथ में डिनर करते हैं। हान शाओ का बहुत ही ज्यादा ध्यान रख रहा होता है, इवन वो उसके लिए खाना भी सर्व करता है। ये देखकर उसके मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो जैसे ही खड़ा होता है तो वो लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इस शहर का सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन था। तो वो भी उन्हें देखकर बैठ जाता है और बैठने के लिए बोलता है। यहाँ पर हान शाओ के मॉम डैड को इस बारे में बता देता है कि चियो ने शाओ की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो लोग उसे घर से निकाल देते हैं। यहाँ पर शाओ के मॉम डैड शाओ के लिए एक पार्टी रखते हैं, जिसमें वो सभी को बता देते हैं कि उनकी असली बेटी शाओ है और उनकी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन भी वही होगी। वो लोग चियो को घर से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में चिंग्यू बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो शाओ से बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लेती है। तभी वहाँ पर टाइम पर हान पहुंच जाता है और उसे बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। हान और शाओ की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छे से चल रही होती है। शाओ की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली उसे लेने के लिए आए होते हैं। उसके मॉम डैड उसे बोलते हैं तुम जो करना चाहती हो आगे वो कर सकती हो, हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये लोग फैमिली फोटो लेते हैं और यहीं पर इस ब्यूटीफुल से ड्रामे का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।